अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं करण नाज। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने जब से खामोशी का रोज़ा तोड़ा है नाज़रीन, इंतहाई तल्ख लहजा उन्होंने अपनाया हुआ है। सियासी मुबसरीन की राय है कि मरियम नवाज साहिबा इमरान खान साहब को उनकी ज़बान में ही जवाब दे रही हैं। हुकूमत में होते हुए भी इमरान खान की तरह अपोजिशन लीडर जैसा रवैया अपनाए हुए हैं। वो साबिक जजेस से हाजिर सर्विस मोजिस जजेस साहिबान पर इल्ज़ामात लगा रही हैं। वो जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान के हवाले से इंतहाई सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं। सुनिए। आज नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले एक एक करके खुद बोल रहे हैं कि हमने साजिश की थी। जो साजिश में 2017 और 18 में शामिल थे, दूसरे चोर जो छुप के बैठे हुए हैं उनका पता भी बता रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की का दुश्मन वो पनामा बेंच था। ताकिब निसार, कौम तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। मैं आसिफ सईद खोसा से पूछती हूँ, इमरान को कहा कि सड़कों पे धक्के क्या खा रहे हो, मेरे पास लाओ पनामा। मैं नवाज शरीफ को नाअहल करता हूँ। अदालत के लिए बीमार, जलसों के लिए तैयार। इससे बड़ा मुनाफिक अपनी जिंदगी में देखा कहीं? इलेक्शन से पहले कुछ फैसले होना बाकी हैं। इंतखाब होगा लेकिन पहले एहतसाब होगा। तो नाज़रीन, ये मरियम नवाज साहिबा के आज के बयान की एक झलक थी, वरना वो अपने हर खिताब या इंटरव्यू में बहुत से इल्ज़ामात लगा रही हैं जिन पर अदालतें ही फैसला कर सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसे इल्ज़ामात भी हैं जिन पर हुकूमत खुद इंक्वायरीज कर सकती है, कमीशन बना सकती है। ज़रा सुनिए मरियम नवाज साहिबा का इल्ज़ाम नंबर 1। आज भी सिस्टम में इमरान खान के तीन सहूलतकार मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। इल्ज़ाम नंबर 2, साकिब निसार और फैज़ हमीद इदारों में इमरान खान के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। इल्ज़ाम नंबर 3, 2 हाजिर सर्विस जजेस समेत 5 का टोला मुल्क की तबाही का जिम्मेदार है। इल्ज़ाम नंबर 4, नवाज शरीफ को घर भेजने और इमरान खान को लाने में जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का किरदार था। इल्ज़ाम नंबर 5, आसिफ सईद खोसा ने नवाज शरीफ से मुद्दत मुलाजमत में तौसी मांगी थी। इल्ज़ाम नंबर 6, नवाज शरीफ को जेल में जहर देने की कोशिश की गई। इल्ज़ाम नंबर 7, इमरान खान ने अपनी बेटी टेरियान को छुपाया है। मरियम नवाज नाज़रीन इल्ज़ामात के साथ साथ कुछ मुतालबात भी कर रही हैं, वो भी देख लेते हैं क्या है। मरियम नवाज साहिबा का मुतालबा नंबर 1 ये है, इमरान खान को गिरफ्तार करके उनकी सियासत पर पाबंदी लगाई जाए। मरियम नवाज साहिबा का मुतालबा नंबर 2 है, इलेक्शन से पहले एहतसाब होगा। मरियम नवाज साहिबा का मुतालबा नंबर 3, इमरान खान का साथ देने वालों को सजा दी जाए। मुतालबा नंबर 4, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल किया जाए। मुतालबा नंबर 5, नवाज शरीफ की सजा ख़त्म की जाए। मुतालबा नंबर 6, सिसिलियन माफिया और गॉडफादर जैसे अल्फाज वापस लिए जाएं। इनमें से बहुत से मुतालबात नाज़रीन, इसको पूरा करने के लिए नवाज शरीफ साहब को अदालत, लेकिन वो तो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। खैर, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी एक ट्रुथ कमीशन की बात करते थे। हुकूमत इस वक्त इत्तेहादियों की है, क्या कोई ऐसा कमीशन बनाकर इन इल्ज़ामात के हक़ाइक़ तक पहुँचा जा सकता है? इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मुझे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ज्वाइन कर चुके हैं। जमात इस्लाम JUIF से आपका ताल्लुक है। यावर बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अमीर अब्बास साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। मैं सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं यावर बुखारी साहब आपसे। मरियम नवाज साहिबा के इंटरव्यू के हवाले से अभी जो मुतालबात वो कर रही हैं, जो बात कर रही हैं, उस पर ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। पहले सर, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब जेल में कैद थे, उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने उनसे तौसी की बात की थी। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी ऐसी कोई बात हुई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फराजहुम। किरण, मुझे अफसोस होता है कि कौम किस किस्म के लोगों की बातें सुनना शुरू हो गई है। एक शख्स, मैं भी औरत या मर्द नहीं कह रहा हूँ, मैं एक शख्स कह रहा हूँ इज्जत के उस दायरे में रहते हुए, कि जो झूठ बोलती रही कौम के साथ कि मेरे बरतानिया में क्या पाकिस्तान में भी मेरा कुछ नहीं है, फिर 1 अरब की प्रॉपर्टी निकल आई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप देखती रहें, वो खास तौर पे जो उनकी पिछली तकरीरें हैं और अभी की जो तकरीरें, जमीन आसमान का फर्क है। किसी जस्टिस ने, मेरे इल्म में नहीं है, ना एक रवायत है। मैं जनरली बहैसियत खुद एक पॉलिटिशियन के और एक पाकिस्तानी के होने की हैसियत से मैं किसी भी एक्सटेंशन से एग्री नहीं करता हूँ।
आप जब भी कोई एक्सटेंशन देते हैं, आप नए खून का रास्ता रोकते हैं, आप अगली नस्ल का रास्ता रोकते हैं जब आप किसी एक फर्द को एक्सटेंशन किसी भी बहाने देते हैं, चाहे वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा हो, तो वो गलत चीज है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मरियम बीबी झूठ बोल रही है। बुखारी साहब तस्दीक या तरदीद करेंगे सर, साबिक चीफ जस्टिस ने उस वक्त की हुकूमत से कोई मुद्दत मुलाजमत में तोसी मांगी थी सर? मरियम बीबी झूठ बोल रही हैं। सही, आप कह रहे हैं मरियम साहिबा गलत बयानी करेंगे, ठीक है। सेनेटर साहब, सर मरियम साहिबा ने तो ये साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के साथ साथ आसिफ सईद खोसर साहब के लिए भी एक नया मास खोल दिया है ना। वो कह रही हैं कि उनके वालिद साहब से एक्सटेंशन मांगी थी। आप माहिर कानून है सर, सुप्रीम कोर्ट के मामलात को भी करीब से देखते रहे हैं, आपके इल्म में है सर इस तरह का कोई प्रपोजल? असल में आपने अगर मरियम के हवाले से जो है वो कोई पूछना था तो वो नून के किसी दोस्त को बुलवाती तो ज़्यादा बेहतर नहीं था। मुझे तो मरियम के हवाले से नहीं पता। बहरहाल सर मैं आपसे बतौर माहिर कानून पूछ रही हूँ। आप सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी थे सर, यकीनन इंफॉर्मेशन आपके पास होगी कुछ ना कुछ, अगर ऐसा है तो। मैं आपको बताऊं, मैं सदर था 13-14 में, 2013-2014 में। फिर उस वक्त उसके बाद वाइस चेयरमैन था, मगर वो उस वक्त तक था जब अपना साकिब निसार साहब थे। मेरा ख्याल है इनके दौर में मैं वाइस चेयरमैन भी नहीं रहा। तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा था, क्योंकि उसमें मुझे जो याद पड़ता है पार्लियामान के हवाले से नून के ही, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसको मैं मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि जब आप कुछ कहते हैं या कि नेशनल टेलीविज़न पे बात करते हैं तो आपकी बातें अमानत होती हैं, और अगर आप गलत कहें, हमारा अपना नुक्ता नज़र होता है, मगर उससे कोई इख्तलाफ कर ले, मगर फैक्चुअल साइड पे जो है ना वो गलत बात करना बुरी बात हो जाती है। तो उसमें मेरा ख़्याल है कि नून के कुछ दोस्तों की तरफ से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो कोई एक्सटेंशन की बात डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लाई गई थी पार्लियामान में भी उस वक्त। मुमकिन है ये बात गलत हो कि वो नून के दोस्त थे किसी और पार्टी के हों, मगर ये बहरहाल ये चीज़ जो है ना वो आई थी, और उससे कुछ हमने स्मेल किया था, और इसकी हमने थोड़ा सा इसके ऊपर जो है ना वो अपोज भी किया था। ये एक बात हो गई। फिर दूसरी बात भी है इसमें, हमारे एक वकील दोस्त जो बाद में वो भी प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने ये बात कोट की थी, मेंबर बार काउंसिल हैं, उन्होंने ये बात कोट की थी किसी के हवाले से, किसी जज साहब के हवाले से, कि जी इसी एक्सटेंशन के हवाले से। तो ये अब इन बातों का कोई मेरे पास सबूत नहीं है, मगर कोई कहीं ना कहीं ऐसी बातें थी, और लगता ऐसा है। और इसमें ये भी मुमकिन है कि गवर्नमेंटल पार्टी जो भी होगी उसकी तरफ से भी कोई ऐसी बात हो। तो ये जो मेरे इल्म में है वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। सर ये जो पार्लियामेंट तक बात आई थी, मामला आया था, ये खोसर साहब का पैगाम था सर कोई? नहीं, मुझे पैगाम का पता नहीं है। कोई अमेंडमेंट मूव हुई थी, कोई पैगाम का, देखिए पैगाम का पता तो उन दोनों हजरात, अल्लाह के बाद उन दो हजरात को पता हो सकता है जिनके दरमियान जो ना ये कन्वर्सेशन हुई है। बहरहाल किसी न किसी हवाले से जो है वो अमेंडमेंट के हवाले से ये जब आई थी तो हमको हैरानगी हुई थी, जब इसमें एज की जो ना एज के हवाले से, और ये वही दौर था आलमोस्ट। और जहाँ तक मुझे याद है कि ये नून के दोस्तों ने मूव की थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। अगर आप गूगल करेंगी तो आपको अभी जो है ना वो पता चल जाएगा कि ये एज के हवाले से जो अमेंडमेंट मूव की थी, किन दोस्तों ने मूव की थी और वो किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। सही है। अमीर अब्बास साहब, मरियम नवाज साहिबा एक तवाना आवाज़ है मुस्लिम लीग नून की, और उनके रोज़ाना की बुनियाद पर अब जो इल्ज़ामात हैं, इनफैक्ट जो मुतालबात हैं, उसकी फहरिस्त अब लंबी होती जा रही है। क्या समझते हैं आप? अब तो हुकूमत उनकी अपनी है, इत्तेहादियों की हुकूमत है, तो जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उसकी लगे हाथों तहकीकात भी करवा ली जाएं, या सिर्फ ये आप समझते हैं कि ये सियासी बयानिए के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया किरण। देखें, एक तो इस हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी मायूस कुन है
कि मरियम बीबी के पास इन 11 महीनों का, यानी 11 महीने मतलब 11 महीने को मामूली वक्त नहीं है, हनीमून पीरियड भी 3 महीने का होता है, तो 11 महीने की और तजुर्बाकार जमातों की हुकूमत के बाद उनके पास अपनी परफॉर्मेंस बताने को कुछ नहीं है। जाहिर बात है जब कोई सियासतदान अवाम में दाखिल जाए, जलसों में, पब्लिक गैदरिंग में, तो उसने कुछ ना कुछ तो सेलेबल लेकर जाना है ना लोगों के पास। तो अब उनके पास एक सिंपैथी कार्ड है और वो सिंपैथी कार्ड जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ है और इमरान खान की बैशिंग है। जो कुछ वो जनरल फैज़ के बारे में कह रही हैं वो बिल्कुल सच होगा। और वो तो आज कह रही है ना, मेरे जैसे सौदाई लोगों ने जनरल बाजवा को जब एक्सटेंशन दी, इन सारी जमातों ने, जिसमें बशमूल तहरीक इंसाफ, बशमूल मरियम नवाज की पार्टी, बशमूल पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी पीपल्स पार्टी, जब ये दे रहे थे एक्सटेंशन, उस वक्त मेरे जैसे सौदाई इनके खिलाफ शोर मचा रहे थे कि बहुत बड़ा जुल्म करने जा रहे हो तुम लोग, बहुत बड़ा कहर ढाने जा रहे हो तुम इस मुल्क के ऊपर। तुम्हारे से पहले अगर कोई जर्नैल इस मुल्क में एक्सटेंशन मांगता था तो वो डर के मांगता था, छुप के मांगता था, शर्म से मांगता था। तुम जो करने जा रहे हो इस मुल्क के साथ, तुम्हारी वजह से अब हर आने वाला जर्नैल हमारी गर्दन पे नाखून रखकर हमें कहेगा एक्सटेंशन दो, क्योंकि तुमने कानून में लिख दिया है। हम मुझसे ट्वीट्स डिलीट करवाई गई उस जमाने में जब मैंने क्रिटिसाइज किया जनरल बाजवा को। वो जिन्होंने डिलीट करवाई उनमें से कुछ लोग इस वक्त भी हवालात के अंदर पड़े हुए हैं। सो हमने तो उस वक्त भी कहा था कि आप गलत कर रहे हैं और हम आज भी जो कुछ हो रहा है उसको कहेंगे वो गलत है। अगर मरियम बीबी के अंदर कोई बहुत बड़ा जमहूरियत नवाज और जमहूरियत पसंद जाग गया है, बहुत अच्छी बात है, तालियां, क्लैपिंग। बीबी, बात जनरल फैज से शुरू नहीं होनी चाहिए, बात जनरल बाजवा से शुरू होनी चाहिए। जनरल फैज उसमें से देखे बहुत सारे लोग थे, फिर जी उसमें देखे जारी बात है उस जमाने की इदारे के लोग भी थे और कुछ और लोग भी थे। देखिए मरियम साहिबा जो है वो जारी बात है उस वक्त उसमें हुकूमत के लोग भी होंगे। उस वक्त इस हुकूमत में शामिल भी एक बड़े अहम ओहदेदार थे, उनका ताल्लुक भी एक बड़े अहम रहा प्रोफेशन से, और उनकी तरफ से भी बड़ा दबाव आया था कि ये क्या कर रहे हैं आप। लेकिन बहरहाल हम तो सहते हैं हर दौर में, आज भी कुछ होगा तो उसको भी सहेंगे, पहले भी सहा गया। अगर मरियम साहबा ये कर रही हैं फैज साहब के बारे में बात, तो देखें जो इंस्टीट्यूशन को समझता है, फौज के इंस्टीट्यूशन को, ये बड़ा डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन है, सही, इसमें मुमकिन ही नहीं है कि एक सेकंड लेफ्टिनेंट से लेके 3 स्टार जनरल तक भी कोई गलत काम करे और करता चला जाए और वो उसके चीफ की नॉलेज में ना हो। जनरल फैज हुकूमतें गिरा रहे थे, बना रहे थे, तोड़ रहे थे, कराकुरम खड़ा कर रहे थे, हिमालय गिरा रहे थे। इसी सवाल को मैं आगे लेकर बढ़ूंगी। अमीर, देखें हुकूमत का भी एक मुतालबा है और अपोजिशन का, इमरान खान साहब का भी एक मुतालबा है। तो बिजावर साहब, सर आप लोग जनरल बाजवा के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, मरियम साहिबा जो मौजूदा हुकूमत है वो जनरल फैज के खिलाफ एक्शन की बात कर रही है। सर ग्रीवेंसेस सेम है आप लोगों के, लेकिन शख्सियात अलग हैं, तो आप क्या हुकूमत के मुतालबे की हिमायत करेंगे? देखिए मेरी पार्टी के अगर चेयरमैन साहब अगर ये बात करते हैं कि जनरल बाजवा के खिलाफ इंक्वायरी हो, तो देखिए कोई सब्सटैंटिव चीज होनी जरूरी है, कुछ चीजें सामने ला के खड़ी करनी जरूरी है। जैसे कि साइफर के ऊपर बात हुई, फिर जो हमारी मालूमात थी शुरू में कि भाई अमेरिका ने दबाव डायरेक्टली डाला, फिर पता लगा कि यहाँ से वहां पे रिक्वेस्ट डाली गई, वहां से दबाव, जो भी एक स्टोरी थी, उसके लिए भी आपको चीजें चाहिए जब आप इन्वेस्टिगेशन करें। अभी वो क्योंकि हम लोग उनके खिलाफ ज्यादा बात इसलिए करते हैं कि इकोनॉमी 6% पे ग्रो कर रही थी, 55 लाख नौकरियों के मौके क्रिएट किए गए, 32 अरब डॉलर के फॉरेन रेमिटेंसेज आ रहे थे, 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हो रही थी, आपकी इकोनॉमी ठीक जा रही थी। तो बाजवा साहब ने जो जैसे खान साहब बहुत सारे इल्जामात लगाते हैं, वो कैटेगोरिकली कह रहे होते हैं कि बाजवा साहब ने उनसे ये करवाया वो करवाया। इसी तरीके से शौकत सिद्दीकी साहब से सर फैज़ हमीद साहब के हवाले से बहुत सारी बातें मंजर आम पर आ रही होती हैं। तो ये इल्जामात और ये बातें तो हैं सर ग्राउंड पर जो इल्जामात की सूरत में सामने आ रही हैं। देखिए आप कभी भी इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट को हटा नहीं सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की हमेशा इन्वॉल्वमेंट रही है और इस्टेब्लिशमेंट का इंटरेस्ट रहा है कि वो उनकी इन्वॉल्वमेंट रहे, और दुनिया की हर इस्टेब्लिशमेंट जो है हर मुल्क की वो इन्वॉल्व रहती है। आप CIA को देख लें, पेंटागन को देख लें, आप बरतानिया में देख लें, आप कहीं भी देख लें, ये हमेशा इन्वॉल्व रहे हैं, कहीं पसे पर्दा
कहीं सामने और आ अगर जाते हैं। अगली हुकूमत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की आती है बकौल पीटीआई की 2/3 मेजॉरिटी आप लोग लेंगे, अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होते हैं तो उसमें आप लोग एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट को सराहेंगे? देखें, मैं ये जो जनरल बाजवा के बारे में बात होती है, हम कहते हैं एक मुल्क जो तरक्की कर रहा था और आगे प्रोग्रेस कर रहा था उसको इन नालायकों के हवाले करके तबाह कर दिया। हम इकोनॉमी की बात करके हम इसी जनरल बाजवा की बात करते हैं, हंसते बसते घर को उजाड़ के रख दिया। ये हमारा शिकवा है। जहां तक बात है हमारी हुकूमत आए, मैं इस बात के टोटली हक में हूं कि आप अपनी एस्टैब्लिशमेंट को यही प्रॉब्लम है ना कि जब आप लोग एस्टैब्लिशमेंट के हक में दलाइल दे रहे होते हैं तो फिर शिकवा भी उन्हीं से करते हैं सर, फिर शिकवा भी वहीं कर रहे होते हैं उनके सियासी किरदार पर। किरण वो इसलिए करते हैं, देखिए ये तो आपके पास एक बिल्कुल बेहतरीन मिसाल आ गई कि हंसते बसते घर को उजाड़ के रख दिया। किसके कहने पे किया, क्यों किया, वो बातें अलग हैं अभी वो। लेकिन मैं जो बात कर रहा था कि मैं इस बात के हक में हूं कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए जिसके अंदर आपकी इस्टेब्लिशमेंट को एक परमानेंट रोल देना चाहिए और उनकी एक इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से हो कि कल कोई गिला शिकवा ना कर सके। 58(2)(b) तो फारिग हो गया, लेकिन उसके अलावा भी कोई गिला शिकवा ना कर सके। और अगर सर अभी जो गवर्नमेंट तहकीकात कर रही है, जरा इस पे भी बात कर लेते हैं ना थोड़ी सी सर। कामरान साहब, ये फैज हमीद साहब के हवाले से हुकूमत किस किस्म की तहकीकात कर रही है सर? उनके कंडक्ट के हवाले से तहकीकात हो रही है या असासों की छानबीन हो रही है? सर हो क्या रहा है, नौयत क्या है इसकी? पहले तो मैं बुखारी साहब का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, मगर जो कुछ उन्होंने कहा मेरे लिए बड़ा तकलीफ का बायस है। देखिए इसमें प्रॉब्लम सबके साथ इस वक्त जब जो भी मेरे लिए तकलीफ का बायस इसलिए है कि अगर आप डेमोक्रेट हो तो फिर इसमें ये चीज़ जो है ना, इस बात पे जो है वो कि वो उनको कोई रोल होना चाहिए, वो दस्तूर से मावरा हो, तो ये यकीनन जो है ना बहुत बड़ी तकलीफ़ की बात है। हम सब का जो रिकॉर्ड है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो ऐसा कोई इतना अच्छा नहीं है जिसके ऊपर कोई फ़ख्र किया जा सके, मगर ये भी कि हम आइंदा के लिए जो ना अपने मामलात को बेहतर बनाते जाएं या जिस हद तक बेहतर बन सकें वो बनना चाहिए। जब बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी तो यहीं आपके पास नेशनल टीवी पे बैठ के मैंने बजाते ख़ुद, मैं ज़ाहिर है उस वक्त भी JUI का मेंबर था, कि जी हमने डी चौक पे जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को इनफैक्ट दफन कर दिया। ये बात सिर्फ बाजवा साहब की नहीं है, बात तहरीक इंसाफ की नहीं है, बात जो है वो आज की हुकूमत की नहीं है, ये बात 75 सालों की है। और 75 सालों में हमने जो कुछ किया है वो कोई ऐसी काबिल फ़ख्र बात नहीं है कि कोई जिसको जो ना हम लोगों के सामने कह सकें, जमहूरियत के हवाले से, दस्तूर के हवाले से, अवाम के फ़वाइद के हवाले से। तो खुदा के वास्ते के मामलात को आगे जो है ना वो ठीक होना चाहिए। ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर। वज़ीर दाखिला जनरल फैज़ हमीद के बारे में उनकी तहकीकात के हवाले से बता रहे हैं, आप हमें बता सकेंगे किस किस्म की, किस नौयत की तहकीकात हो रही हैं? देखिए मैं पहले वाला जो है ना, जो मैंने कि मैं ना गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करता हूँ, गो कि हम अलाई हैं, मगर मैं एक आम सेनेटर हूँ और मेरा लेकिन आप JUI को रिप्रेजेंट करते हैं और आपकी पार्टी उस इत्तेहाद का हिस्सा है, आपके जो पार्टी के सरबराह हैं वो उस इत्तेहाद के सदर हैं सर। दुरुस्त है, मगर वो अगर मैं JUI का मेंबर हूँ तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर बात जो हुकूमत में होगी वो मेरे इल्म में होगी और मैं उस पर कोई कमेंट कर सकूँगा। मैंने भी उतना ही सुना है कि जितना जो आपके पास मीडिया में, मुझे सिर्फ मैंने मीडिया से जो लिया है कि उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात भी हैं या मरियम बीबी के हवाले से जो मैंने सुना है। इसके अलावा जो ना वो मुझे नहीं पता कि क्या तहकीकात हो रही है, मगर आप अपनी पार्टी के हवाले से मुझे बता सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। जी मैं अपनी बात कर रहा हूँ आपको। इससे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट का आज से पहले का किरदार था, उससे पहले ये सारे किरदार ऐसे हैं कि जिसके ऊपर जो ना वो कोई फ़ख्र नहीं किया जा सकता, उसकी मज़म्मत ही की जा सकती है और अगर आज भी हो तो उसको भी जो ना अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। सही सर, अब मुझे ज़रा अपनी पार्टी के हवाले से बता दीजिए। मरियम साहिबा जो कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर रही हैं जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के हवाले से, आपकी पार्टी इस मुतालबे को सपोर्ट करती है सर?
अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। सवाल के जवाब में मैं सवाल आपसे करता हूं कि मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं, आंसर है कि नहीं। मुझे आपने कामरान मुर्तज़ा की हैसियत से बुलवाया, जितने मर्जी सवालात करिए, मैं आपको अपनी ज़ाती हैसियत में सारे कामरान मुर्तज़ा साहब इस मुतालबे को सपोर्ट करते हैं? देखिए, अगर किसी के खिलाफ, मैं एक जनरल प्रिंसिपल की बात कर देता हूँ कि अगर किसी के खिलाफ भी कोई मटीरियल किसी कानून की जद में आता हो, भले वो कामरान मुर्तज़ा हो, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बड़ा सीधा सा सिंपल सा आंसर है। सही, यानी कामरान मुर्तज़ा साहब इस मुतालबे को सपोर्ट करते हैं सर? मैं कह रहा हूँ किसी के खिलाफ अगर कोई मटीरियल हो, किसी के भी खिलाफ, तो उसको यकीनन जो है ना, उसको वो करना, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मगर यहाँ पे शायद जन्ना बाजवा भी जो है ना, वो कोई ऐसी बातें कह चुके हैं जो एडमिशन्स में आती हैं। सही है। खान साहब भी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नए आर्मी चीफ के आने से सख्तियां बढ़ गई हैं, मामलात मजीद मुश्किल हो गए। इस पर डिस्कशन करते लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। अमीर अब्बास साहब, ये पंजाब में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो गया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि धुंध अभी मुकम्मल तौर पर छटी नहीं है। फंड्स की फराहमी की बात हो रही है वजारत खजाना की तरफ से, दूसरी तरफ सिक्योरिटी हुक्काम सिक्योरिटी खदशात का इजहार कर रहे हैं। इस सब के बाद इलेक्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, इलेक्शन आईनी और कानूनी तौर पर तो इलेक्शन के रोकने का कोई जवाब नहीं है। सूबे की एपेक्स कोर्ट भी फैसला दे चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी फैसला दे चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो पहला पैराग्राफ है, मैं जिसको प्रियम्बल कहूँगा, अगर उस पहले पैराग्राफ को पढ़ें और उसके बाद अगर कोई ये कहे कि इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे, तो इसका मतलब है वो फिर बदमाशी कर सकता है ना। बदमाशी से फिर इलेक्शन रोके जा सकते हैं, आइन और कानून में तो कोई गुंजाइश नहीं है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बताई है कौम को। फिर हम सबको, खास तौर पे वो जो आज तक जमहूरियत के चैंपियन, आइन के चैंपियन, बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट बनते थे, उनको वो घोल के पीनी चाहिए सुबह शाम। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का वजूद ही मुमकिन नहीं है जब तक असेंबलियों का वजूद ना हो, और असेंबलियों का वजूद ही मुमकिन नहीं है जब तक इंतखाबात ना हो। तो फिर भी अगर हम कहें कि इंतखाबात नहीं होंगे, तो फिर वो तो जबरदस्ती कोई ना कुछ ऐसा होगा ना, कोई वारदात ही की जा सकेगी ना। कोई आइन और कानून में तो कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, अब ये जो बहाने हैं कि जी वो अमनो अमान है और फलाना, ये अमनो अमान की औकात देखें इस मुल्क में। यह जो जवाज है, ये भोंडा जवाज, इमरान खान की रैली से एक दिन पहले या उसी दिन सुबह नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है दफा 144 का। अच्छा खासा मार मूर के ठोक ठाक के 2 दिन के अंदर दफा 144 का नोटिफिकेशन वापस। अब पीएसएल कहां गया भाई? अब कहां गया अमनो अमान? 2 दिन में वो कौन सा चमत्कार था मोहसिन नकवी साहब के पास, वो जिन्होंने कौन सा चराग रगड़ा है कि पंजाब के अंदर अमन की दीवारें खड़ी हो गई हैं, कोई दीवारें चीन की तरह की। इसका मतलब था, खोट था ना, नियत में फतूर था कि इस रैली को क्रश करना था। सो ये है अमनो अमान का जवाब। किरण बीबी, इसके बाद तुर्की, 45,000 से ज्यादा लोग मरे वहां, 45,000 से ज्यादा, और उनके सदर ने कहा मैं ठीक 3 महीने के बाद इलेक्शन करवाऊंगा जी। अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, मैशत तबाह हो गई। अमीर, मुझे इसी सवाल को लेकर आगे बढ़ना है। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है सर। सेनेटर साहब, ये कैप्टन सफदर तो कह रहे हैं आज के वो इंतखाबात होते हुए देख ही नहीं रहे, JUI फेस सर इलेक्शन को कितना सीरियस ले रही है। आपकी क्या तैयारी है सर? टिकट के लिए दरखास्तें ली जा रही हैं जनूबी पंजाब में? देखिए, पंजाब में हमारी सीटें तकरीबन ना होने के बराबर हुआ करती हैं। हमारा मेन फोकस बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में है। पंजाब के बहुत कम इलाकों में एका दुक्का सीटों पे कोई हमारे लोग जो है ना वो इलेक्शन लड़ते हैं, तो वो जो जहाँ पे पीपल्स पार्टी ले रही है ना पंजाब में, कर दिया गया हुआ नहीं, पीपल्स पार्टी है वो यकीनन इस वक्त हुकूमत में हमारे इत्तेहादी हैं, मगर वो एक तो वो PTM का हिस्सा नहीं है, दूसरा PTM जो है ना इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। तो अभी तक जो सूरत हाल है वो उसमें इंतखाबात जो है वो पीपल्स पार्टी ने अभी भी जो है ना ये राजनपुर वाली सीट पे अपना अलग लड़ा है, और नून ने अलग लड़ा है। PTI उनके मुकाबले में थी, वो उनसे जीती है। आप लोगों की क्या तैयारियां हैं सर? इसमें हम अपना
हमारी तैयारी है। हम अपना जो हमारे जो वो पॉकेट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा का और इसमें अपना बलूचिस्तान का, जहाँ जिस वक्त जहाँ पे भी इलेक्शन होंगे आप हमको तैयार पाएंगे। ये हमने इन राइटिंग लिख के सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल किया था। और वैसे भी हमारा स्टांस ये है कि बावजूद सारी रिजर्वेशंस के, 2 रिजर्वेशंस थी हमारी, कि एक केयर टेकर सेटअप का जो कॉन्सेप्ट है जो मेन इलेक्शन के हवाले से, वो यहाँ पे डिस्टर्ब होगा। सर आपको 30 तारीख को इलेक्शन नजर आ रहे हैं? अपनी फाइंडिंग दीजिए। यकीनन होने चाहिए जब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, सब्जेक्ट टू एक सिर्फ इसमें मुमकिन तौर पे वो हो सकती है, एक इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन का हुआ करता है, वो सेक्शन 58 का, कि वो उस प्रोग्राम को अल्टर कर सकती है, मगर वो भी इतना बहुत ज़्यादा अल्टर नहीं कर सकती है कि उसमें जो है ना 6 महीने के लिए 8 महीने के लिए आगे चला जाए। ये मुमकिन है कि फ़र्ज़ करो खुदा न खास्ता कोई बारिश ज़्यादा हो जाती है, कोई और वजह हो जाती है, 2, 4, 10, 20 दिन आगे पीछे, ये तो मुमकिन है, मगर इससे ज़्यादा मुमकिन 58 के स्कोप में इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं है। कोर्ट ने फैसले में भी लिखा। सही। यावर साहब, जिस तरह की इस वक्त सिचुएशन और सिनेरियो बन रहा है, इस वक्त दिगरगूं सूरत हाल है, खान साहब तो अब तक बज़ाहिर अपने सारे पत्ते, अपने सारे कार्ड शो करा चुके हैं, खेल चुके हैं। अगर इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर खान साहब की हिकमत अमली क्या होगी? किरण, सारे कार्ड शो नहीं किए हैं। आपके हमेशा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होता है। वो वक्त से पहले होगा कि कोई आपको बताए, क्योंकि मैं कोर कमेटी का हिस्सा नहीं हूं तो मुझे वो सारे प्लान्स का नहीं पता होगा। लेकिन जो अमीर अब्बास ने बात की बिल्कुल दुरुस्त है। ये लोग बेसिकली इलेक्शन को वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो इनको करवाने ही करवाने हैं, लेकिन ये बदनीयत है। आप ये देखिए, कल मुझे उन वजीर साहब का नाम नहीं पता है, लेकिन हमारे एक बड़े फेमस जर्नलिस्ट हैं जियो के, उनके भाई हैं, आप उनकी जबान सुने जो एक काशिफ अब्बासी साहब को वो इंटरव्यू दे रहे थे कि ये लोग बदमाश बने हुए हैं, ये इनका काम ही नहीं है इंटरिम गवर्नमेंट का ये सब कुछ करना। उनका काम है एक पीसफुल इलेक्शन प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करना। जितने इन लोगों ने पोस्टिंग ट्रांसफर्स किए ये भी इलीगल किए, कर ही नहीं सकते। इनका सिर्फ काम है डे टू डे अफेयर्स को चलाना, एक पीसफुल इलेक्शन करवाना। और ये लोग से अपने हर चीज से तजावुज करके आइन को पामाल करने की कोशिश करें बकौल एतजाज एहसन। अगर ये लोग चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड ना करे, हुकूमत आपको पैसा प्रोवाइड ना करे, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ चीज जा रही है। एक बात मैं एक थोड़ी सी बात सेनेटर साहब की मैं क्लियर कर दूं, मैं कभी भी एस्टेब्लिशमेंट का हामी नहीं हूं कि गवर्नमेंट का हिस्सा हो, लेकिन हम लोगों के पास वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री वो कहते वो नहीं चल रही है यहाँ पे डेमोक्रेसी। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि जब आप डेमोक्रेसी को उस लेवल पे देखते हैं कि हमने वो चलाना है और आपके पास सिस्टम्स नहीं, आपके पास आवाम तैयार नहीं, आपके पास कोई इंस्टीट्यूशन तैयार नहीं, तो आपको हाइब्रिड सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं ताकि मार्शल लॉ ना लगे, ताकि कल कोई इतराज ना करे, आपकी हुकूमत डिरेल ना हो। आपकी डेमोक्रेसी को प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी ताकि कल कोई खड़ा होके डंडी हिला के ये ना बोले कि भाई सर, कल तो सुबह से फिर ये सब कुछ हो जाता है ना, तो बेहतर यही है कि डेमोक्रेसी को उसी के अंदाज में लेकर चला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में साथ मौसम। ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमान साहब हैं, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट की है और सिंध हुकूमत पर करोड़ों रुपए ज़ाया करने का इल्ज़ाम लगाया है, उस पर ज़रा डिटेल में बात करते हैं। वेलकम बैक उनसे अगेन जी। तहरीक इंसाफ के MP हैं खुर्रम शेर जमान साहब, उन्होंने ठट्टा से एक वीडियो शेयर की है जिसपे सैकड़ों एम्बुलेंसेस हैं जो कि गर्द आलूद किसी मैदान में खड़ी हुई हैं। उन्होंने सिंध हुकूमत पर करोड़ों रुपए ज़ाया करने का इल्ज़ाम भी लगाया है। कराची समेत सिंध भर में वैसे ही हुकूमत एम्बुलेंसेस सर्विसेज फराहम करने में नाकाम रही है और कई दिहाइयों बाद रेस्क्यू 1122 की सर्विसेज शुरू हुई थी। इसकी एम्बुलेंस का ये हाल क्यों है, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त आबिद नवीद साहब हैं जो कि प्रोजेक्ट हेड हैं रेस्क्यू 1122 के। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब, सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए सर, ये सैकड़ों में एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं, मिट्टी पड़ी हुई है इन पर, क्यों इस्तेमाल में नहीं है ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारा वर्जन भी लिया इसमें। एक्चुअली बिल्कुल वो एम्बुलेंसेस खड़ी हैं इस टाइम पे, उधर 52 एम्बुलेंसेस जो हैं वो न्यू पार्कड हैं और इसी तरह से 25 एम्बुलेंसेस जो हैं वो ओल्ड पार्क हैं। उसकी डिटेल ऐसे है कि देखें, किसी भी जगह पे ना सर्विस स्टार्ट जब आप करते हैं तो उसकी एक प्लानिंग होती है। प्लानिंग में होती है चीज़ें कि
आप वहाँ के लोकल स्टाफ को पहले हायर करते हैं, हायर करके उनके पे डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करवाते हैं, उसके बाद फिर उनकी आप ट्रेनिंग करवाते हैं, क्योंकि ये तो नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज नहीं है ना, ये जान बचाने वाली एम्बुलेंसेज हैं। तो पैरेलल जब कोई भी किसी डिस्ट्रिक्ट में हमें सर्विस स्टार्ट करनी होती है तो सबसे पहले क्या काम होता है, हम वहाँ के लोकल उसी डिस्ट्रिक्ट के स्टाफ को लेते हैं, उसको लेकर फिर उनकी हम ट्रेनिंग करवाते हैं। तकरीबन 1 मंथ की इनकी ट्रेनिंग होती है। अच्छा, उस 1 मंथ की ट्रेनिंग में पैरेलल एक्टिविटी क्या क्या चल रही होती है? पैरेलल एक्टिविटी चल रही होती है कि जहाँ ये स्टेशन हमें बनाना होता है वहाँ स्टेशन हमारा बन रहा होता है, क्योंकि एम्बुलेंसेज को जब स्टाफ ड्यूटी पे आए तो उनको एक ऑफिस एनवायरनमेंट मिले, तो वो ऑफिस की सारी अरेंजमेंट हम 1 महीने में कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम पुरानी बिल्डिंग ही लेते हैं, इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट हमें फैसिलिटेट करता है कि वो हमें हॉस्पिटल में ही कोई एलोकेट करता है एक स्पेस जो जिसको हम रेनोवेट करते हैं हम, और हमारी कोशिश होती है कि 1 महीने के टाइम पीरियड में, टाइम फ्रेम में हम उसकी तमाम रेनोवेशन कर ले जब तक स्टाफ ट्रेंड हो रहा होता है। इसी तरह से वहाँ फिर IT के कुछ टावर्स लगने होते हैं, क्योंकि वायरलेस कम्युनिकेशन होती है, मुझे बता दें वायरलेस की सारी जो है वो भी अरेंजमेंट खड़े हुए सर। और ये पाकिस्तान कब आई थी आबिद साहब? 1 से 1.5 महीना चाहिए। देखें जब 203 एम्बुलेंसेज आई, 203 एम्बुलेंसेज में हमने दो जगहों पे इन एम्बुलेंसेज को पार्क किया। उसमें ज़्यादातर एम्बुलेंसेज हमने कराची में पार्क कर ली, और जो एम्बुलेंसेज हमें यहाँ स्पेस के कंस्ट्रेंट्स आए तो वो हमने ठट्टा और सजावल में मीन्स 52 एम्बुलेंसेज हमने वहाँ पार्क कर ली। हमने सबसे पहले जो 203 एम्बुलेंसेज में से कि 203 एम्बुलेंसेज में से जो कराची में एम्बुलेंसेज थी, सबसे पहले हमने उनको ऑन रोड किया और तमाम डिस्ट्रिक्ट में ले गए। अब बारी थी इन 52 एम्बुलेंसेज की। अच्छा, इन 52 एम्बुलेंसेज का स्टाफ ट्रेंड हो रहा है। यही हम उस वीडियो में भी जो आए थे खुरम साहब, उनको भी बताया कि इस स्टाफ की जो है वो ट्रेनिंग चल रही है, इसकी तमाम जो है वो मैनेजमेंट, तमाम स्टेशन मैनेजमेंट हो रही है। इंशाल्लाह ताला ये 1 महीने बाद आपको रोड पे नज़र आएंगी। ये ऐसा नहीं है कि कुछ सालों से खड़ी हुई हैं, ये तकरीबन कोई 2 महीनों में 2 महीने हुए हैं। स्टाफ की आबिद साहब मुझे बताइए सर, स्टाफ की ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या होता है सर? पहले गाड़ी आती है, फिर ट्रेनिंग शुरू होती है, ये पहले स्टाफ ट्रेन होता है, फिर सेंटर बनता है, फिर उस हिसाब से गाड़ियां मंगवाई जाती हैं? नॉर्मल प्रोसीजर ये होता है कि तमाम एक्टिविटीज़ पैरेलल स्टार्ट होती हैं। एक तरफ आप एम्बुलेंस का ऑर्डर करते हैं, क्योंकि एम्बुलेंसेज ने पहले नॉर्मल व्हीकल्स होती हैं, फिर इन पे फैब्रिकेशन का वर्क होता है और ये एम्बुलेंस में कन्वर्ट होती हैं, फिर इनके इक्विपमेंट्स आते हैं, वो सारा काम होता है। इसके पैरेलल चल रही होती हैं, आपकी स्टाफ हायरिंग चल रही होती है, आपकी व्हीकल की रजिस्ट्रेशन, जैसे आपको एम्बुलेंसेज मिलती हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और इसी तरह से फिर पैरेलल आपकी स्टेशंस की तमाम रेनोवेशन और मैनेजमेंट आ जाती है। इसमें सिर्फ एक चीज़ हमें समझनी है, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर होता है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट पहले एक्टिव हो जाए, हमारा डिस्ट्रिक्ट पहले एक्टिव हो जाए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कुछ डिस्ट्रिक्ट गिनवाए कि हम 9 से 10 डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम ऑपरेट कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि इस फिस्कल ईयर में हम तकरीबन कुछ 16 से 17 डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध कवर करेंगे, और दिसंबर 2024 तक हम सिंध के तमाम 23-24 डिस्ट्रिक्ट्स को हमारा कवर करने का प्लान है। लेकिन ये ग्रेजुअली चीज़ें होती है, क्योंकि आपको पता है हमारी एम्बुलेंसेज जो हैं वो लाइफ सेविंग एम्बुलेंसेज है। ये पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट एम्बुलेंस सर्विस है, जो इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एम्बुलेंस खड़ी हुई गल रही हैं सर, रस्टेड हो रही हैं। अब कब तक उन्हें मोर्चरी वैन्स में तब्दील किया जाएगा? कितना वक्त हो चुका है? मैं बार बार आपसे यही पूछ रही हूँ, उन्हें खड़े हुए वहां पर, और मजीद कितना वक्त दरकार है अभी? इंशाल्लाह ताला अगले 20 दिनों के बाद आपको ये एम्बुलेंसेज रोड पे नज़र आ जाएगी। वैसे अभी मेरी टीम उस पर काम कर रही है। मैंने अभी आपसे इस इंटरव्यू से पहले मैं अपनी टीम्स के साथ ही बैठा हुआ था। हम जो स्टाफ है नॉर्मली हम उनसे जो है वो 12 घंटे की ड्यूटी नहीं करवाते, 8 आवर्स की शिफ्ट होती है हमारी, मॉर्निंग में 8 आवर, इवनिंग में, नाइट में। अब क्योंकि इसको इस तरह से पॉलिटिकली एक रंग देने की कोशिश की जा रही है, तो मैंने टीम को ये कहा है कि यार हमें स्टाफ की अगर 12 घंटे की ड्यूटी लगाकर भी इनको ऑन रोड क्यों ना करना पड़े, तो हम इनको ऑन रोड करेंगे। लेकिन ये हमारे ऑलरेडी प्लान में था, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शंस थी और हम उन्हीं टाइमलाइंस पे चल रहे थे, और हमारा ये बिल्कुल प्लान था कि 1 महीने में ये चलेंगी। लेकिन अब क्योंकि इसको इतनी हाइप दे दी गई है, हमें सुना नहीं गया सारा कुछ, तो अब हम बी प्लान पे चले गए हैं, जो कि नॉर्मली मैं करता नहीं हूँ।
आप खुद सोचे, एम्बुलेंस में 12 घंटे की ड्यूटी एक ड्राइवर करे, एक नर्स करे, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ये किसी एसी वाले रूम में नहीं होते। दोबारा और खुर्रम शेर जमान साहब के लिए भी है कि आपने रस्टेड वैन्स तो दिखाई हैं, अब अगर 20 दिन के बाद ये एक्टिव नहीं होती तो दोबारा आप वीडियो बना सकते हैं और इंशाल्लाह अगेन हम दोबारा इस इशू को उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आबिद साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया है, नाजरीन से इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।